कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जो सुनकर रूह कांप जाती है। साल था 1935 और एक पुर्तगाली न्यूरोलॉजिस्ट ने एक ऐसी सर्जरी खोजी जो इतनी बर्बर और जालिम थी कि अगले 20 सालों में लगभग 50,000 बदकिस्मत लोगों की रूह इस सर्जरी ने तबाह कर दी। ये सर्जरी खास तौर पर दिमागी मरीजों के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद था उनके दिमाग की नसों के कुछ हिस्सों को बर्बाद करके उन्हें ठीक करना। लेकिन ठीक होने की बजाय सर्जरी के बाद मरीज अपनी सोचने समझने की ताकत पूरी तरह खो देते थे। उनकी आंखें खाली हो जाती थी, बिल्कुल जिंदा लाशों की तरह, और उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी एक अंतहीन खालीपन में गुजारनी पड़ती थी। 1960 तक आते आते अमेरिका में सबसे ज्यादा पागलखाने थे, जिन्हें लोग इंसेन असाइलम भी कहते थे। और एक दिन ऐसे ही एक पागलखाने में एक बहुत खास मरीज आता है। ये आदमी असल में पागल नहीं है, इसने जेल की कड़ी मेहनत से बचने के लिए बीमारी का नाटक किया है। जैसे ही उसकी हथकड़ियां खुलती हैं, वो क्या करता है, वो पास खड़े एक पुलिस वाले को पकड़ता है और जोर से उसे किस कर देता है। फिर वो एक लंबे चौड़े नेटिव अमेरिकन मरीज के पास जाता है और उस पर पागलों की तरह चिल्लाता है, बस ये साबित करने के लिए कि वो सच में पागल है। पुलिस वाले जैसे ही वहां से जाते हैं, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ वो उन मरीजों के पास पहुंचता है जो ताश खेल रहे हैं। आदमी अपना नाम बताता है, मैक मर्फी, और बाकी सबके नाम जानता है। नया नया आया है, लेकिन एक छोटी सी चाल चलकर उनके ताश के खेल को बिखेर देता है। इन सीधे साधे मरीजों को देखकर मैक मर्फी ने अगले ही दिन तय कर लिया कि वो पागल खाने के अंदर ही एक कसिनो खोलेगा, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सबने अपने इकलौती कीमती चीज यानी सिगरेट उससे हार दी। नर्स रैचेट को पता चला कि ये लोग सिगरेट को दांव पर लगा रहे हैं, तो उसने फैसला किया कि अब से सिगरेट की सप्लाई पूरी तरह बंद। अब बात करते हैं रैचेट की। वो पूरे पागलखाने की सबसे खौफनाक शख्सियत थी। उसके बाल हर रोज बहुत करीने से सेट होते थे, चेहरे पर सख्त और रुबदार भाव। सुबह की एक्सरसाइज से लेकर रात के बेड चेक तक वो मरीजों के हर एक मिनट पर काबू रखती थी। अपना कंट्रोल और मजबूत करने के लिए वो मरीजों को मजबूर करती थी कि वो अपने सबसे गहरे डर बांटे। बार बार सवाल करती, कुरेदती, उनके जख्मों पर नमक छिड़कती, यहाँ तक कि आराम के वक्त वो म्यूजिक इतना तेज कर देती थी कि मरीज आपस में बात ही न कर सकें। वो किसी देखभाल करने वाली से ज्यादा एक हुक्मरान थी। इस दम घोंट देने वाले जुल्म के नीचे किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आवाज उठाए। यही हाल था जब तक मैक मर्फी नहीं आया। जब मैक मर्फी ने सुना कि रैचेट बातचीत रोकने के लिए म्यूजिक बजा रही है, तो वो सीधा नर्स स्टेशन में घुसा और म्यूजिक बंद कर दिया। पागलखाने में पहली बार किसी ने ऐसी हरकत की थी। मरीज गहरे सदमे में आ गए। लेकिन रैचेट के लिए मैक मर्फी का ये काम उसकी सत्ता को सीधी चुनौती था। उसने धमकी दी कि मैक मर्फी को स्टेशन से हटवा देगी, लेकिन मैक मर्फी ने अपना गुस्सा दबाया और अदब से रैचेट से कहा कि बस आवाज थोड़ी कम कर दो। लेकिन रैचेट ने उकसाते हुए जवाब दिया। फिर नर्स ने मैक मर्फी को कहा कि अपनी रोजाना की दवाई ले। मैक मर्फी को गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसने नर्स से कहा कि उसे अनजान लोगों से कुछ लेना पसंद नहीं। ये सुनकर रैचेट ने मुस्कुराते हुए धमकी दी, अगर तुम्हें लेना पसंद नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हें निगलवाने के। ये समझकर कि इस सिस्टम से लड़ना बेकार है, मैक मर्फी ने गोली मुंह में रख ली, लेकिन उसने दवाई निगली नहीं बल्कि मुंह में छुपा कर रखी और नर्स स्टेशन से निकलते ही थूक दी। इसके बाद उसने देखा कि रैचेट रोजाना मीटिंग करती है, जिसे वो डीप डिस्कशन, डेली कॉन्फ्रेंस कहती है। इन मीटिंग्स में वो मरीजों को मजबूर करती थी कि वो एक दूसरे के निजी मामलों पर बात करें, क्यों उन्हें पागल खाने में बंद किया गया है। लगातार जख्मों को कुरेदते रहने से मरीज जल्दी टूट जाते थे। मरीजों को एक दूसरे की बेइज्जती करते और बिखरते देखकर रैचेट के चेहरे पर मजे लेने के भाव होते थे। वो बहुत परेशान हो जाता है ये सब देखकर। मैक मर्फी सोचता है, क्या ऐसे जालिमाना तरीके सच में मरीजों की मदद कर रहे हैं? वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है और शिकायत करता है कि रैचेट मरीजों के साथ बदसलूकी कर रही है। लेकिन मुनाफे के भूखे एडमिनिस्ट्रेटर को रैचेट के तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि रैचेट उसकी सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। ये समझकर कि एडमिनिस्ट्रेटर और रैचेट एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मैक मर्फी के पास वार्ड में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लेकिन मैक मर्फी हार मानने वालों में से नहीं है। उसे पक्का यकीन है कि वो पागलखाने के नियम बदल सकता है, घमंडी रैचेट को कुचल सकता है। यहाँ तक कि वो मरीजों से शर्त लगाता है कि वो एक हफ्ते के अंदर रैचेट को पागल कर देगा। बाहर खेलने के वक्त मैक मर्फी की नजर एक खास मरीज पर पड़ती है, वही लंबा चौड़ा नेटिव अमेरिकन जिस पर वो पहले दिन चिल्लाया था। दूसरे मरीज मैक मर्फी को बताते हैं, ये बोलता नहीं, ये बहरा और गूंगा है, हम इसे चीफ बुलाते हैं। किसी को नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था या ये यहाँ क्यों है। उसकी आंखें बेजान लगती है, सुन्नपन से भरी हुई। वो पूरा दिन अपने कद जितना बड़ा पोछा पकड़कर खड़ा रहता है, बस मशीन की तरह सफाई करता रहता है। अक्सर वो अकेला बॉल फील्ड पर खड़ा होकर बाहर गुजरती बसों को देखता रहता है, ख्यालों में खोया हुआ, जहां दूसरे अभी भी लड़ रहे हैं।
उसने तो कब का हार मान ली है। लेकिन चीफ की तनहा शक्ल देखकर मैकमर्फी को कुछ समझ आता है। वो चीफ को बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाता है और उसे खेल के नियम समझाता है। मैकमर्फी बहुत जोश से समझाता है, लेकिन चीफ की आंखें खाली रहती हैं। वो बस खड़ा खड़ा मैकमर्फी को देखता रहता है, हिचता तक नहीं। लगता है मैकमर्फी की सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। चीफ को बदलने की जिद है उसे। उसकी लगातार समझाने की कोशिश पर पीछे खड़ा एक ऑर्डरली मजाक उड़ाता है। चीफ उनकी बातें सुन नहीं सकता, लेकिन ऑर्डरली की दुश्मनी उसे महसूस होती है। और तभी अचानक कुछ नामुमकिन होता है। हमेशा जमा हुआ खड़ा रहने वाला चीफ धीरे धीरे बास्केटबॉल उठाता है, मैकमर्फी की जिद का जवाब देता है। ये देखकर मैकमर्फी की आंखें चमक उठती हैं और वो फौरन चीफ को शूट करना सिखाने लगता है। चूंकि चीफ बहुत लंबा है, मैकमर्फी को एक और मोटे मरीज को बुलाना पड़ता है। उसके कंधों पर चढ़कर चीफ को शॉट दिखाता है, लेकिन मैकमर्फी की इतनी जोशीली कोशिशों के बावजूद चीफ कोई जवाब नहीं देता। मैकमर्फी की कोर्ट पर की सारी हरकतें रैचेट ऊपर अपनी खिड़की से देख रही है। रैचेट की नजर में मैकमर्फी एक अनोखा खतरा है। तो रोजाना की मीटिंग में जब मैकमर्फी ये तजवीज रखता है कि मीटिंग शाम को कर लें ताकि सब साल में एक बार आने वाली नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप देख सकें, रैचेट सीधा मना कर देती है। मैकमर्फी उसके बेतुके इनकार को मानने को तैयार नहीं। वो जिद करता है, रैचेट से जोश से बहस करता है। मरीजों के सामने मैकमर्फी को अपनी अवहेलना करते देख रैचेट वोटिंग करवाती है। उसे पूरा भरोसा है कि वो जीतेगी। मैकमर्फी के अलावा ज्यादातर मरीज उसकी कंडीशनिंग से इतने दबे हुए हैं कि उन्होंने लड़ने की हिम्मत ही खो दी है। और ठीक वैसा ही होता है। नतीजा देखकर रैचेट आखिरकार मुस्कुराती है और ये इतने लंबे अरसे में पहली बार है कि उसके चेहरे पर सख्ती की बजाय मुस्कान है। मैकमर्फी को मिलाकर बस 3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी सब फरमानबरदारी से बैठे रहे। ये देखकर मैकमर्फी समझदारी से चुप हो जाता है। वापस कमरे में मैकमर्फी सोच में डूबा मरीजों को देखता है। वो अभी भी अपना बोरिंग मोनोपोली गेम खेल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं, कुछ और खाली बेजान चेहरे लिए बैठे हैं। ये देखकर मैकमर्फी उनकी कमजोरी से तंग आकर एक हाई प्रेशर पानी का पाइप पकड़ता है और उन पर मारता है, जैसे मीटिंग में उनके सपोर्ट ना करने का गुस्सा निकाल रहा हो। बर्फीला पानी उन पर गिरता है और उनका झगड़ा एकदम बंद हो जाता है। घबराए हुए मरीज पानी से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। हर कोई पूरा भीग जाता है। मैकमर्फी ये मजेदार नजारा देखता है और जोर से हंसता है। कई दिन साथ गुजारने के बाद मैकमर्फी धीरे धीरे सबको जानने लगता है। गूंगा बहरा चीफ, हकलाने वाला बिली, हार्डिंग जिसकी बीवी ने धोखा दिया, और बाकी सब। ये मरीज जो ऊपर से पागल दिखते हैं, असल में सब इस पागल खाने की सामाजिक कंडीशनिंग के शिकार हैं। ये सोचकर उसके दिमाग में चुपचाप एक तरकीब पनपती है। वो ग्रुप के सामने एक और शर्त रखता है। कहता है कि वो उस भारी जमीन में जड़ी हुई हाइड्रोथेरेपी कंसोल को उठा लेगा, उससे खिड़की तोड़ेगा और फिर सब शहर जाकर वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल गेम देखेंगे। ये सुनकर सब मरीज जोर जोर से हंसते हैं और मैकमर्फी का मजाक उड़ाते हैं। सब शर्त लगाते हैं कि वो ये नहीं उठा सकता। मैकमर्फी बोलना बंद करता है और सीधा कंसोल के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। बाकी सब बेसब्री से देखते हैं। मैकमर्फी की पहली कोशिश नाकाम रहती है। वो भारी चीज हिचकी तक नहीं। जैसे ही बाकी सोचते हैं कि वो हार मान रहा है, मैकमर्फी कहता है कि ये तो बस वार्म अप था, असली कोशिश अभी आएगी। ये कहकर वो दोबारा झुकता है। उम्मीद भरे चेहरों के बीच पसीने से तरबतर मैकमर्फी एक बार फिर नाकाम हो जाता है। हार कर वो मायूसी से खड़ा होता है और ग्रुप की तरफ चलता है। पीछे छोड़ जाता है एक बात, फिर वो वार्ड में लौट जाता है। मैकमर्फी आजाद इरादे के बारे में ये बयान देकर असल में दूसरों को चुपचाप उकसाना चाहता है कि वो भी लड़ें या कम से कम कोशिश तो करें, क्योंकि बिना कोशिश किए तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि नतीजा क्या होगा। अगले दिन जब रैचेट मीटिंग में अपनी ऊंची कुर्सी से मरीजों पर नजर डालती है, सख्त चेहरे से बेचैन मरीजों को घूरती है और उनकी तकलीफ में मजा लेती है, तभी अचानक एक मरीज खुद आगे बढ़कर कल मैकमर्फी ने जो तजवीज दी थी वो उठाता है। वो कहता है कि उसने कभी वर्ल्ड सीरीज नहीं देखी और उम्मीद करता है कि मैकमर्फी की तजवीज के मुताबिक मीटिंग का वक्त बदल दिया जाए ताकि वो गेम देख सकें। मैकमर्फी राहत से मुस्कुराता है। कल रात का उसका आजाद इरादे वाला बयान काम कर गया। मरीजों ने आखिरकार अपने हक के लिए खुद लड़ना सीख लिया है। वो रैचेट के सामने दोबारा वोटिंग का तजवीज रखता है। रैचेट बस मान जाती है। इस बार हर मौजूद मरीज ने हाथ उठाया। मैकमर्फी देखता है, अपनी खुशी छुपा नहीं पाता और इतराते हुए रैचेट से कहता है कि उनका फैसला लागू करे। लेकिन तभी अचानक रैचेट पलट जाती है। वो कहती है कि सही वोटिंग के लिए वार्ड के सारे मरीजों की शिरकत जरूरी है। बस 9 हाथ उठे हैं और 9 और मरीजों ने वोट नहीं दिया तो ये बस बराबरी है। इस अचानक पलटवार से मैकमर्फी हिम्मत नहीं हारता। वो दौड़कर बाकी मरीजों के पास जाता है, वोट मांगता है, उम्मीद करता है कि बस एक और हाथ उठ जाए तो शर्त पूरी हो जाएगी।
लेकिन बेकार। बाकी मरीज या तो शारीरिक तौर पर अपाहिज हैं या दिमागी तौर पर कमजोर या बूढ़े जो भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। वो मैकमर्फी की बात समझ ही नहीं पाते। चारों तरफ देखकर मैकमर्फी की आखिरी उम्मीद बहरे गूंगे चीफ पर टिकती है। वो अपना हाथ उठाता है, इशारे करता है, समझाता है, उम्मीद करता है कि चीफ देखकर नकल करेगा। वो बहुत देर तक मेहनत से इशारे करता और समझाता रहता है, लेकिन चीफ बस खड़ा खड़ा उसे देखता रहता है, हिलता नहीं। मैकमर्फी को मायूसी से जाना पड़ता है, लेकिन मैकमर्फी के जाते ही कुछ नामुमकिन होता है। चीफ धीरे धीरे अपना बड़ा सा हाथ उठाता है। ये देखकर मैकमर्फी उत्साह से चिल्लाता है और खुशी खुशी रैचेट को बताता है कि किसी ने हाथ उठाया है। अब बहुमत उनके पक्ष में है और अब काम आगे बढ़ सकता है। रैचेट, जिसने कभी उनकी गुजारिश को गंभीरता से नहीं लिया, फिर से ऐलान करती है, वक्त खत्म, मीटिंग बर्खास्त, बाद में उठाए हुए हाथ नहीं गिने जाएंगे। रैचेट को देखकर मैकमर्फी दिल से जान लेता है कि ये वोटिंग सच्ची राय के बारे में नहीं थी, बल्कि ताकत का दिखावा थी। रैचेट ने नियम ऐसे बनाए थे कि मैकमर्फी और मरीज खुद महसूस करें कि तुम्हारी राय का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वोटिंग फेल होती है और मैकमर्फी वापस बैठता है, उसकी आंखें खंजर की तरह रैचेट को चीरती है। उसकी खामोशी में किसी दहाड़ से ज्यादा ताकत है, लेकिन इस दम घोंट देने वाली गतिरोध में उसकी नजर दीवार पर लगे बंद टीवी पर पड़ती है और एक करीब करीब जीनियस तरकीब उसके दिमाग में चमकती है। अगर नियम गेम देखने नहीं देते तो हम अपना गेम बनाएंगे। पागल का ठप्पा लगा। ये ग्रुप अब सामूहिक कल्पना से एक बेहतरीन साजिश रचता है। उनकी तालियां और चीखें जोर से जोर होती जाती हैं, रैचेट के अनुशासन बनाए रखने के हुक्मों को दबा देती हैं। ये दिमागी आजादी की एक लम्हे भर की जीत है, नियमों के खिलाफ एक बेतुकेपन का त्योहार। सीन अपने काबू से फिसलता देखकर रैचेट गुस्से से लाल हो जाती है और एक बार फिर सरगना मैकमर्फी पर निशान लगाती है। अगले दिन पागल खाने में बाहर खेलने का वक्त मिलता है। बाढ़ के पार खड़ी बस देखकर मैकमर्फी के दिमाग में एक और पागल तरकीब कौनती है। वो पहले लंबे चौड़े चीफ को बाढ़ के पास खड़ा करता है, फिर चीफ के जिस्म का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ऊंची बाढ़ पर चढ़ता है और बाहर एक पेड़ की डाल पकड़कर सही सलामत जमीन पर उतर जाता है। मैकमर्फी फिर बड़ी सफाई से लाइन में घुल मिल जाता है और बस में चढ़ जाता है। उसकी हरकतें बहुत चिकनी है, उनमें मजाक उड़ाने की एक शान भी है। जब ड्राइवर और एक ऑर्डरली बातों में लगे होते हैं, मैकमर्फी उस एक पल का फायदा उठाता है और अचानक इंजन स्टार्ट कर देता है। इस लम्हे पागल खाने के मरीज अब कैदी नहीं रहते, वो मैकमर्फी के क्रू बन जाते हैं, एक अनजाने सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। ये बस छीनना मैकमर्फी का पायरेट जैसा आजादी का ऐलान है। मरीज बाहर की ताजा हवा सांस में भरते हैं, शहर में तरह तरह के लोग देखते हैं और उस भूली हुई आजादी का स्वाद चखते हैं। बस एक गरीब इलाके में रुकती है। थोड़ी देर बाद मैकमर्फी दिखता है, बाहों में बाहें डाले एक औरत के साथ जो चटक लाल ड्रेस और चमकीला मेकअप पहने हुए है, बस की तरफ चल रहा है। मरीजों की भूरी एकरस दुनिया में लाल रंग का एक चौंकाने वाला छींटा पड़ता है। लाल कपड़ों वाली औरत पागल खाने के बाहर की दुनिया से रंगों का एक जबरदस्त झटका। वो दंग होकर गूंजते हैं, जैसे कोई चमत्कार देख रहे हों। दवाइयों और नियमों से लंबे अरसे से काबू किए गए वो इंसान की सबसे बुनियादी ख्वाहिशों और कशिश को भूल चुके हैं। लाल कपड़ों वाली औरत का आना एक तमाचे की तरह है जो उनकी सुन्न हो चुकी इंद्रियों को जगा देता है। आम लोग इतनी आजादी से जी सकते हैं। मैकमर्फी बस को समंदर किनारे एक बंदरगाह तक ले जाता है। वो मरीजों को एक खड़ी हुई नौका की तरफ ले जाता है और फिर बड़े सुकून से सबको अंदर चढ़ा देता है, जैसे नाव उसकी अपनी हो। बंदरगाह के मालिक के सवाल का मैकमर्फी का जवाब लाजवाब होता है, ये सब हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। मालिक फर्क नहीं पहचान पाता और खामोशी से उन्हें नाव लेकर बंदरगाह से निकलने देता है। मैकमर्फी नौका को एक पायरेट की तरह चलाता है, भागने को एक साहसिक सफर में बदल देता है। वो उन्हें खुले समंदर में ले जाता है। सुरक्षित पानी में पहुंचकर मैकमर्फी अचानक चेजविक को बुलाता है और भरोसे से उसे स्टीयरिंग थमा देता है। हालांकि चेजविक को नाव चलाने का जीरो तजुर्बा है। स्टीयरिंग की जल्दी से एक सबक देकर मैकमर्फी चल देता है। हैरान परेशान चेजविक को छोड़ देता है। जिंदगी में पहली बार असली जिम्मेदारी का मजा, बिना किसी निगरानी या सही तरीके के। फिर मैकमर्फी चारा निकालता है और सबको मछली पकड़ना सिखाता है। वो अपने हाथों में चारा देखते हैं, गंभीरता से सीखते हैं और उम्मीद से भरे हुए हैं। जब मैकमर्फी सब्र से सिखा रहा होता है, नौजवान मरीज बिली का ध्यान कैंडी की तरफ भटक जाता है। बिली की आंखें कैंडी पर चिपकी हुई हैं। उसकी अंदर की ख्वाहिश बिना किसी छुपाव के बेनकाब है, जब तक मैकमर्फी आकर उसे वापस काम पर नहीं लगाता। फिर सब खुशी खुशी अपनी पहली समुद्री मछली पकड़ने का तजुर्बा करते हैं। जल्दी ही एक मछली पकड़ने की छड़ी झटका खाती है, मतलब मछली ने चारा काटा है। मरीज समझ नहीं पाते कि अब क्या करे। फौरन अफरा तफरी मच जाती है। मैकमर्फी को भागकर मदद करनी पड़ती है। इधर नाव संभालने वाला चेजविक भूल जाता है कि स्टीयरिंग कैसे चलानी है
और नौका समंदर में गोल गोल घूमने लगती है। डेक पर अफरा तफरी का मंजर और पानी पर नौका की बेतुकी गोल घुमाई किनारे पर खड़े देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जब लंबे अरसे से दबे हुए लोगों को अचानक आजादी मिलती है तो पहला कदम लाजमी तौर पर भद्दा और अस्त व्यस्त होता है, लेकिन ये अस्त व्यस्तता खुद इलाज की शुरुआत है। उनका यह सफर तभी खत्म होता है जब एक पेट्रोल हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। मैक मर्फी फख्र से नौका को वापस किनारे लाता है, बिल्कुल एक तजुर्बेकार कप्तान की तरह। उसका क्रू फख्र से अपनी बड़ी बड़ी मछलियां किनारे पर खड़ी भीड़ को दिखाता है। इंतजार कर रही पुलिस पर उत्साह से चिल्लाता है जैसे अपनी जीत का ऐलान कर रहे हों। ये शांत हथियार डालना असल में एक पूरी नैतिक जीत है। पागल खाने वापस आकर मैक मर्फी को एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में ले जाया जाता है। वो बताते हैं कि उसे देखने के बाद उसमें बीमारी का कोई निशान नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसने जेल की मशक्कत से बचने के लिए बस बीमारी का नाटक किया था और उसे वापस भेज दिया जाना चाहिए। ये बातचीत सुनकर रैचेट अचानक बीच में टोकती है। फिर नैतिकता की ऊंची जगह पर खड़ी होकर वो तजवीज देती है कि मैक मर्फी को यही रखना सबसे अच्छा रहेगा। रैचेट मैक मर्फी की पिछली सारी हरकतों के बारे में सोचती है। उसकी बातें, उसके काम, सब उकसाहट और मजाक से भरे हुए थे उसके लिए। तो रैचेट किसी भी हाल में उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। वापस आकर मैक मर्फी अभी भी रैचेट की कोई परवाह नहीं करता। हमेशा की तरह कोर्ट पर कई ऑर्डरलीज के साथ बॉल खेलता है, लेकिन दिमागी मरीजों का ग्रुप तंदुरुस्त ताकतवर ऑर्डरलीज का मुकाबला कैसे कर सकता है? तेज दिमाग मैक मर्फी फिर चीफ के पास जाता है, उसे इशारा करता है कि हाथ उठाकर बास्केट की हिफाजत करे, और ठीक वैसा ही होता है। एक पास के बाद चीफ अचानक बॉल पकड़ लेता है, फिर मैक मर्फी की सिखाई के मुताबिक बास्केट में डाल देता है। ये मंजर देखकर सब मरीज मुट्ठियां उठाकर खुशी मनाते हैं। चीफ को समझ नहीं आता कि यह जज्बा कहां से आ रहा है, लेकिन उस पर सबको खुश देखकर उसके अंदर भी जैसे गर्माहट उभरने लगती है। जैसे जैसे ये गर्माहट उसके पूरे जिस्म में फैलती है, वो भी सबके साथ खुशी से मुस्कुराने लगता है, कूदता है और उनके साथ बॉल खेलता रहता है। दोस्ती की ताकत इतनी है कि एक हमेशा बेजान रहने वाले दिमागी मरीज को भी जिंदा कर सके, जैसे सूखी लकड़ी को बाहर मिल जाए, नई जिंदगी आ जाए। वो मजबूती से मुखालिफ टीम के बास्केट की तरफ चलता है, बस एक बार हाथ बढ़ाकर उनका शॉट रोक देता है, फिर बड़े आराम से पलटता है, मैक मर्फी से बॉल लेता है और बास्केट में डाल देता है। यह देखकर साथी मरीज पागलों की तरह खुश होते हैं। चीफ के शामिल होने से मरीज पहली बार उन ऑर्डरलीज को हराते हैं जो पहले कभी नहीं हारे। ये एक गेम में उनकी पहली जीत है, लेकिन नतीजे से वॉशिंगटन बुरी तरह जलता है। उससे पागलों के हाथों हारना बर्दाश्त नहीं होता। तो जब मैक मर्फी नहा रहा होता है, वो जानबूझकर एक लकड़ी के डंडे से उसे उकसाता है, लेकिन मैक मर्फी गुस्सा नहीं होता। वो सोचता है कि जल्दी ही यहाँ से जाना है, तब इस घटिया ऑर्डरली से निपट लेगा। लेकिन अचानक वॉशिंगटन उसे बताता है रैचेट की तजवीज पर मैक मर्फी सिर्फ उसकी इजाजत से ही जा सकता है। ये सुनकर मैक मर्फी का दिल धक से रह जाता है। वो रोजाना की मीटिंग का मौका पकड़कर सीधा रैचेट से भिड़ता है, लेकिन रैचेट मैक मर्फी को बताती है बहुत से मरीज यहाँ बस अपनी मर्जी से रहते हैं और कभी भी जा सकते हैं। सिर्फ वो और मुट्ठी भर लोग जेल से भेजे गए हैं, जाने के लिए उन्हें उसकी मंजूरी चाहिए। रैचेट की बातें आसमान से बिजली गिरने जैसी हैं। पहले किए सब कुछ याद करके मैक मर्फी जान लेता है कि भागना नामुमकिन है। टूटे दिल से वो सिर झुकाकर सोच में पड़ जाता है। उसी लम्हे मरीज चेजरिक को निकोटिन की तलब रखती है। रैचेट ने जुए वाले वाक्य के बाद सिगरेट बांटना बंद कर दिया था और वो इतने लंबे अरसे से बर्दाश्त कर रहा था, अब बिल्कुल सहन नहीं होता। वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो बेचैन होकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रैचेट को गालियां देने लगता है। उसका बर्ताव रैचेट को गुस्से से भर देता है। वो फौरन ऑर्डरलीज को बुलाती है। इस हंगामे से जागकर मैक मर्फी भी अब रुकता नहीं। वो सीधा नर्स स्टेशन के पास जाता है, शीशा तोड़ता है, काबू में रखी सिगरेट पकड़ता है, चेजविक को देता है, फिर फौरन आने वाले वॉशिंगटन से भिड़ जाता है। मैक मर्फी ताकतवर वॉशिंगटन का मुकाबला तो कर नहीं सकता। मैक मर्फी को कमजोर पड़ता देखकर चीफ तेजी से आगे आता है, वॉशिंगटन को पकड़ता है और मदद करता है। 2 के मुकाबले 1 मैक मर्फी को सांस लेने का मौका मिलता है। संभलने के बाद मैक मर्फी वॉशिंगटन पर मुक्कों की बारिश कर देता है। फिर और ऑर्डरलीज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ आ जाते हैं। इतने सारे लोगों की ताकत लगती है, तब जाकर हंगामा रुकता है। शामिल लोग चीफ, मैक मर्फी और भड़काने वाला चेजविक, सबको ऊपर दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता है। पागल खाने का वो हिस्सा जहाँ ज्यादा गंभीर मरीजों को बंद किया जाता है। उन्हें बेंचों पर बैठा दिया जाता है। सब हैरान परेशान। मैक मर्फी गलियारे में चलती फिरती लाशों की तरह घूमते मरीजों को देखता है। उसकी आंखों में सदमा भरा हुआ है। फिर चेजविक को ऑर्डरलीज जबरदस्ती अगले कमरे में ले जाते हैं। उसकी बेचैन जद्दोजहद बेकार है। बेचैन मैक मर्फी अपने आप को शांत करने के लिए च्युइंग गम निकालता है और चीफ को भी देता है। तभी अचानक चीफ बोलता है,
शुक्रिया, मैकमर्फी को लगता है उसने गलत सुना। हैरान होकर वो दोबारा गम देता है ये देखने के लिए कि क्या चीफ सच में बोल सकता है। चीफ बड़े आराम से गम लेता है, उसे देखता है, फिर साफ साफ बोलता है। मैकमर्फी उत्साह से पैर पटकता है। दोनों एक जानी पहचानी मुस्कान बांटते हैं। मैकमर्फी को अचानक समझ आता है चीफ शुरू से गूंगेपन का नाटक कर रहा था। वो सबसे गहराई से छुपा हुआ इंसान है। चीफ ने भी उसकी तरह यहाँ छुपने के लिए बीमारी का नाटक किया था। एक हमदर्द पाकर मैकमर्फी बच्चों की तरह उत्साहित हो जाता है। वो रोमांचित है कि चीफ की शानदार एक्टिंग ने सबको उल्लू बनाया, पूरे पागल खाने को कामयाबी से धोखा दिया। मैकमर्फी फिर चीफ को कनाडा भागने का न्योता देता है। चीफ जवाब दे पाए इससे पहले चिज़विक को बगल के कमरे से व्हीलचेयर पर बाहर लाया जाता है। किसी को पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। इस वक्त वो गर्मी पर बेहोश पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। मैकमर्फी ये सब समझ पाए इससे पहले एक नर्स उसे अंदर बुलाती है। तंग कमरा लोगों से भरा हुआ है। उनके सख्त चेहरे मैकमर्फी को घूर रहे हैं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसका इंतजार कर रहा है। उस जमाने का कानूनी तौर पर जायज अत्याचार, इलेक्ट्रोड जेल बेतरतीबी से लगाया जाता है, जैसे किसी मशीन को चिकना किया जा रहा हो। रबर का बाइट गार्ड उसके मुंह में ठूंसा जाता है ताकि जबान न कट जाए। धातु का हेडपीस ठंडी चमक लिए हुए है। उसकी पट्टियां कनपट्टियों पर कसी जाती हैं। फिर डॉक्टर स्विच दबाता है। मैकमर्फी का जिस्म पानी से बाहर तड़पती मछली की तरह तन जाता है। उसके दांत रबर गार्ड में गहरे निशान काट देते हैं। उसकी उंगलियां ऐंठती हैं, यहाँ तक कि नाखून टूट जाते हैं। पेशाब और पाखाने की बदबू फैल जाती है। उसकी आंखें बेजान हो जाती हैं। लार बेकाबू बहती है। लोग बेचैनी से मैकमर्फी के तड़पते हुए जिस्म को दबाए रखते हैं। ये इलाज के नाम पर जुल्म है। ये हम नहीं कर रहे, ये साइंस इलाज कर रही है। बाहर निकलकर मैकमर्फी की आंखें खाली हैं। वो ज़ॉम्बी की तरह गलियारे में चलता है। वो मीटिंग में बैठे मरीजों पर नजर डालता है। रैचेड मैकमर्फी को अब इस हाल में देखकर संतुष्टि से अपनी नाक रगड़ती है। ये इशारा उसकी उभरती मुस्कुराहट छुपाता है। मैकमर्फी चीफ के सामने रुकता है। चीफ उसे अभी देखता है, फिक्र से भरा हुआ। मैकमर्फी फिर शरारत से चीफ को आंख मारता है, इशारा करता है कि वो भी नाटक कर रहा है, बस रैचेड का पहरा ढीला करने के लिए। रात गिरती है। रैचेड मरीजों को अपने बंदोबस्त के मुताबिक बर्ताव करते देखकर संतुष्ट होकर चली जाती है। मैकमर्फी शिफ्ट बदलने का फायदा उठाकर चुपके से नर्स स्टेशन पर जाता है और कैंडी को फोन करता है। कहता है कि शराब लाओ और गाड़ी लेकर यहाँ आओ। आज रात वो कनाडा भाग रहे हैं। देर रात मैकमर्फी चीफ के बिस्तर के पास आता है, उसे साथ चलने का न्योता देता है। अचानक ये खबर चीफ के प्लान बिगाड़ देती है। वो जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर कैंडी और उसकी सहेली रोज ठीक तय वक्त पर पहुंच गई हैं। मैकमर्फी जल्दी से खिड़की पर जाकर उनका इस्तकबाल करता है। ड्यूटी पर तैनात ऑर्डरली टर्कल मैकमर्फी को देखता है और उसे रोकने आता है। हुक्म देता है कि चुपचाप बिस्तर पर वापस जाओ। मैकमर्फी चालाकी से टर्कल को पैसे और कैंडी की लाई शराब से रिश्वत देता है। खिड़की के बाहर दो अच्छे कपड़ों वाली औरतों को देखकर टर्कल हवस में अंधा होकर खिड़की खोलता है और उन्हें अंदर चढ़ने देता है। फिर बेसब्री से उन्हें शावर रूम में ले जाता है ताकि सोते मरीजों को तकलीफ ना हो। मैकमर्फी टर्कल को रोज के साथ अकेला छोड़ने का बहाना बनाकर शराब लेकर निकल जाता है। जाने से पहले वो मरीजों को एक आखिरी जश्न देने का प्लान बनाता है। वो नर्स स्टेशन पर जाता है और कैंडी के साथ लाउड स्पीकर से सबको जगाता है। जगे हुए मरीज चौंकाने वाले नजारे से हक्के बक्के खूबसूरत औरतों की तरफ खिंचकर नर्स स्टेशन पर आ जाते हैं। मैकमर्फी फिर म्यूजिक लगाता है। खुशी के म्यूजिक के बीच वो सबको ड्रिंक बांटता है। जैसे ही सब खुशनुमा पार्टी के माहौल में डूबे होते हैं, शोर से टर्कल घबराकर शावर रूम से बाहर आता है। मंजर देखकर वो डर से कांपता है। अपनी जॉब की फिक्र में टर्कल बेचैनी से भीड़ तितर बितर करने की कोशिश करता है। बिखरा हुआ मंजर देखकर टर्कल जान लेता है कि उसकी जॉब शायद गई। वो मायूसी से तेज शराब के घूंट भरता है और गहरी नींद में सो जाता है। टर्कल अब निगरानी नहीं कर रहा तो मरीज और बाहर की औरतें पूरे जोश से हंगामा करते हैं। इस ना भूलने वाली रात पर बेतहाशा मस्ती करते हैं। वो खेलते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, खूब पीते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और म्यूजिक की धुन पर नाचते हैं। उस पल में उनमें और आजाद लोगों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक कि हमेशा डरपोक रहने वाला बिली भी बेखौफ होकर कैंडी के साथ नाचता है। बाकी सोफे पर बैठकर उनके डांस की दाद देते हैं। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और जाने का वक्त आ जाता है। मैकमर्फी एक एक से अलविदा कहता है। हर कोई उसके जाने पर दुख जाहिर करता है। बस बिली भीड़ में छुपा हुआ आगे नहीं आता। बिली की हालत देखकर मैकमर्फी हैरान होकर पास जाकर पूछता है और पता चलता है कि बिली को सबसे ज्यादा फिक्र कैंडी के जाने की है। मैकमर्फी को अचानक समझ आता है, असल में बिली का कैंडी से लगाव लंबे अरसे से दबी हुई ख्वाहिश का लाजमी विस्फोट है। बिगड़ी हुई माँ के प्यार में पला बढ़ा कैंडी का साथ उसके लिए पहला अनजाना तजुर्बा है, जहाँ उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आया जा रहा है। जाने से पहले बिली को इस अंदरूनी डर का सामना करवाने का फैसला करके मैकमर्फी उसे आगे बढ़ने को कहता है। फिर भी बिली शर्म से भागता है।
मैकमर्फी को दूसरों से बिली को पकड़वाना पड़ता है, उसे व्हीलचेयर से बांधना पड़ता है और एक कमरे में धकेलना पड़ता है। अकेले में कैंडी और बिली मिलकर उसे लड़के से मर्द बनाते हैं। इंतजार करते हुए मैकमर्फी खिड़की के पास पहरा देता है, चीफ के साथ पीता है, लेकिन अचानक नींद आ जाती है। मैकमर्फी की पलकें शीशे की तरह भारी हो जाती हैं और धीरे धीरे झुक जाती हैं। अगली सुबह धूप कमरे में भर जाती है। आने वाले ऑर्डरलीज पूरी तरह तबाह मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। रैचेट तूफान की तरह अंदर आती है, चेहरा काला। शोर सुनकर मैकमर्फी धीरे धीरे फर्श से उठता है। अभी भी शराब की खुमारी में रैचेट ऑर्डरलीज को हुक्म देती है कि खिड़कियां बंद करो, सोए हुए लोगों को जगाओ, जो औरतें यहाँ की नहीं हैं उन्हें निकालो और गिनती करो। गिनती के बाद बस नौजवान बिली गायब है। वो पूरी तलाशी का हुक्म देती है। आखिरकार बिली कमरे में नंगा पड़ा मिलता है, कैंडी के साथ। बिली जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर भागता है। रैचेट की पूछताछ के सामने वो मैकमर्फी को धोखा नहीं देता, बल्कि फख्र से सबकी तरफ मुस्कुराता है। बाकी खुशी खुशी उसके लिए तालियां बजाते हैं। इससे रैचेट आग बबूला हो जाती है। वो कसम खाती है कि वो बिली की माँ को जरूर बताएगी। वो बिली के अपनी माँ के प्रति अपराधबोध को हथियार बनाती है, उसकी रूह कुचलने के लिए। बिली अपनी सख्त कंट्रोल करने वाली माँ से सबसे ज्यादा डरता है, तो वो बेचैनी से अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। रैचेट से गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दे। रैचेट अभी भी गुस्से में बिली को ले जाकर एक कमरे में बंद करवा देती है। फिर वो बाकी मरीजों को सुलझाने लगती हैं। तभी अचानक एक नर्स की चीख सबका ध्यान खींचती है। आवाज बिली के कमरे से आ रही है। सब कमरे की तरफ दौड़ते हैं। मैकमर्फी अपना भागने का प्लान छोड़कर पीछे पीछे जाता है। सामने जो नजारा मिलता है वो दिल दहला देने वाला है। बिली खून के तालाब में पड़ा है। उसने शीशे के टुकड़े से अपनी जान ले ली है। चमकदार लाल खून फर्श पर फैला हुआ है। बिली की मौत संस्थागत जुर्म की चरम सीमा है। ये नौजवान जो प्यार की चाहत रखता था, रैचेट की बेइज्जती के तले अपना गला काट लेता है। ये देखकर मैकमर्फी गुस्से से फट पड़ता है। वो दहाड़ता हुआ रैचेट पर झपटता है, बेरहमी से उसका गला दबाता है, उसे पीछे दीवार पर जोर से पटकता है, फिर उसे फर्श पर गिराकर पूरी ताकत से गला दबाता रहता है। ये देखकर मरीज खामोशी से मैकमर्फी का साथ देते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो रैचेट को वहीं खत्म कर दे। जैसे ही रैचेट सांस के लिए हाफ रही है, मरने के करीब, वॉशिंगटन भागकर आता है, मैकमर्फी को बेहोश कर देता है और रैचेट को बचा लेता है। उसके बाद किसी मरीज ने मैकमर्फी को फिर कभी नहीं देखा। वो साथ बैठकर उसकी बातें करते हैं। कोई कहता है वो कामयाबी से भाग गया, कोई कहता है उसे दूसरी मंजिल पर कहीं बंद कर दिया गया है। देर रात चीफ अभी जागा हुआ देखता है कि दो ऑर्डरलीज मैकमर्फी को उठाकर बिस्तर पर रखते हैं। ऑर्डरलीज के जाने के बाद चीफ जल्दी से देखने जाता है। मैकमर्फी के माथे पर 2 लंबे निशान देखकर वो समझ जाता है कि उसकी लोबोटमी हो चुकी है। मैकमर्फी की बेजान आंखें और ढीला जिस्म चीफ को बताता है उन्होंने मैकमर्फी की रूह तबाह कर दी है। मैकमर्फी अब जिंदा तो दिखता है, लेकिन असल में एक मुर्दे से अलग नहीं। टूटे हुए दिल से चीफ मैकमर्फी को उठाता है, उसे मजबूती से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे ले जाएगा। फिर वो पागलखाने की सबसे नरम चीज चुनता है, एक तकिया, और उसे अपने दोस्त के चेहरे पर रखता है। ये तकिया हत्या का हथियार नहीं है, बल्कि आजादी का औजार है। इसने मैकमर्फी की रूह को उसके ज़ॉम्बी जैसे शरीर से मुक्त किया। जैसे चीफ के पुरखे जंगी कुल्हाड़ी से अपने बुरी तरह जख्मी साथियों को मुक्त करते थे, ये चीफ का आखिरी रहम का काम है। अपने दोस्त को थोड़ी जद्दोजहद के बाद शांत होते देखकर, ये जानकर कि वो आजाद हो गया है, चीफ उस भारी हाइड्रोथेरेपी कंसोल के पास जाता है जिसे मैकमर्फी पहले नहीं उठा पाया था। उसकी नजर पक्की है और वो उसे हिलाना शुरू करता है। चीफ की जबरदस्त ताकत के सामने भारी कंसोल उठ जाता है। वो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एक एक कदम बढ़ाता है। हाथों का भारी बोझ उसकी पक्की नजर को हिला नहीं पाता। बिल्कुल जैसा मैकमर्फी ने प्लान किया था, वो खिड़की के पास जाता है, कंसोल फेंकता है, शीशा तोड़ता है और रात के अंधेरे में कूद जाता है। अंधेरे में गायब होता हुआ चीफ धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाता है। मूल निवासियों की जिद की निशानी के तौर पर चीफ का सफर बनावटी गुंगेपन से लेकर खिड़की तोड़ने की हरकत तक खामोशी से हरकत में बदलने का सफर है। सच्ची आजादी के लिए जिस्मानी और दिमागी दोनों कैदखानों को तोड़ना जरूरी है। जब दुनिया नियम के नाम पर सोचने वालों के हक छीनती है, तो क्या हमें खुशी खुशी ऐसे नॉर्मल लोग बन जाना चाहिए जिनकी रूह काट दी गई है? वो टूटी हुई खिड़की फिल्म की तारीख में हमेशा के लिए खड़ी है। वो लोगों को याद दिलाती है कुछ दीवारें तोड़नी जरूरी हैं, चाहे इसके लिए सर से खून बहे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ खत्म होती है। लेकिन एक बात बताऊं, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी ने मेरे अंदर कुछ ऐसा हिला दिया है जो मैं यहाँ इस वीडियो में बता नहीं पाया। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इस फिल्म में देखी, जो शायद किसी और को नजर नहीं आई। अब अगर तुम उन लोगों में से हो जो बस कहानी सुनकर चैन से सो जाते हो, तो ठीक है, गुड नाइट। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जिनका दिमाग कहानी खत्म होने के बाद भी चलता रहता है,
जो ये सोचते हो कि इस कहानी ने ऐसा क्यों किया, ये किरदार ऐसा क्यों बना, इस सीन के पीछे असली मतलब क्या था, तो भाई तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास किया है। मैंने इस फिल्म पर अपनी सोच, अपना नजरिया, सब कुछ अपने सेकंड चैनल पर डाल रखा है। और मैं दावे से कहता हूँ, वो वीडियो देखने के बाद तुम इस फिल्म को दोबारा उसी नजर से नहीं देख पाओगे। लिंक ऊपर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। बस एक क्लिक की बात है। और सुनो, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां वो बातें होती हैं जो यहाँ नहीं हो सकती, वो बातें जो कोई नहीं बोलता, वो नजरिया जो कहीं नहीं मिलता। और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और वीडियो को एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक सब्सक्राइब, यही हमारी ताकत है और ऐसी कहानियां लाने की वजह है। चलो अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए जिंदा रहो, सोचते रहो और सवाल करना कभी मत